नमस्कार दोस्तों, मैं शिवमान सोलंकी अपने YouTube चैनल लॉ टेस्टिंग में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको पुनः एक नए विषय की ओर ले जाने के लिए आया हूं। आज का विषय स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के सेक्शन 15 से संबंध रखता है। सेक्शन 15 ये बताता है कि हु मे बी ऑब्टेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, यानी कि एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन बाय दिस चैप्टर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मे बी ऑब्टेन बाई। नीचे कुछ कैटेगरीज दे रखी हैं कि इन कैटेगरी के लोग स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को ऑब्टेन कर सकते हैं अगर एक्ट में कुछ अदरवाइज नहीं प्रोवाइडेड है। तो वो कौन कौन किस कैटेगरी है? पहला कैटेगरी है एनी पार्टी देयर टू, यानी किसी भी पक्षकार के द्वारा। बी है द रिप्रेजेंटेटिव, किसी भी पक्षकार के द्वारा का मतलब क्या है? जब भी कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें उसमें दो पक्षकार होते हैं, दोनों ही पक्षकारों में से कोई भी पक्षकार जो होगा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को ऑब्टेन कर सकता है। बी है द रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट और द प्रिंसिपल ऑफ एनी पार्टी देयर टू, यानी कि उनमें से किसी पक्षकार के हित प्रतिनिधि या मालिक के द्वारा। हित प्रतिनिधि किसे कहते हैं या मालिक किसे कहते हैं, ये अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाने का प्रयास करूँगा। इसके पहले कि मैं इसको समझाऊं, आपको नीचे एक प्रोविजन दिया गया है, उसको भी साथ में पढ़ लेते हैं। प्रोवाइडेड दैट वेयर द लर्निंग स्किल सॉल्वेंसी ऑफ एनी पर्सनल क्वालिटी ऑफ सच पार्टी is a material ingredient in the contract, or where the contract provide that his interest shall not be assigned his representative in interest, that his interest shall not be assigned his representative in interest, or the principal shall not be entitled to the specific performance of contract unless such party has already performed his party to the contract, or the performance thereof his representative interest or his principal has been accepted by the other parties। थोड़ा सा धीरे धीरे इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट से क्या मतलब है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। एक एग्जाम्पल के द्वारा मान लीजिए कि अपने घर पे मैंने इंटीरियर डेकोरेटर का काम कराया गया है, तो इंटीरियर डेकोरेटर के काम के लिए मैंने बी से एक कॉन्ट्रैक्ट किया। बी ने अपने 20 लोगों के स्टाफ के साथ हमारे घर में इंटीरियर डेकोरेटर काम शुरू कर दिया। तो यहाँ पर मैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो होगा वो बी के माध्यम से भी करवा सकता हूँ, लेकिन उसके स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो होगा उसके स्टाफ के माध्यम से भी करवा सकता हूँ। इसी चीज़ को रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट कहा गया है। लेकिन नीचे एक प्रोविजन जोड़ा गया है कि यहाँ पर बताया गया है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट इस प्रकार का है जहाँ पर पर्सनल स्किल सॉल्वेंसी या पर्सनल क्वालिटी कॉन्ट्रैक्ट का मटेरियल इंग्रेडिएंट है और कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ कह दिया गया है इसको किसी रिप्रेजेंटेटिव से नहीं कराया जाएगा, तो उस कंडीशन में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो होगी वो हमारे पर्सनली हमारे द्वारा ही कराई जाएगी, अदरवाइज नहीं कराई जा सकती है। इसी में आगे ये भी बताया गया है कि अगर इंटरेस्ट जो होगा रिप्रेजेंटेटिव को असाइन कर दिया गया है और कॉन्ट्रैक्ट का कुछ हिस्सा पार्टीज के द्वारा परफॉर्म कर दिया गया है और हमारे द्वारा ये स्वीकार कर लिया गया है कि मैं पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट होते हुए भी मैं किसी रिप्रेजेंटेटिव से इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्मेंस को स्वीकार करता हूँ, तो ऐसी परिस्थिति में उसका जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो भी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकता है, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट के माध्यम से भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को ऑब्टेन किया जा सकता है। सी में बताया गया है, द कॉन्ट्रैक्ट इज अ सेटलमेंट ऑफ मैरिज और कंप्रोमाइज ऑफ डॉटफुल राइट बिटवीन मेंबर ऑफ द सेम फैमिली, एनी पर्सन बेनिफिशियली इंटाइटल्ड देयर अंडर। यहाँ पर सेटलमेंट ऑफ मैरिज की बात कही गई। सेटलमेंट ऑफ मैरिज कब बनता है? जब विवाह को टूटने की बात हो रही हो, यानी कि तलाक का मुकदमा प्रस्तावित हो या फिर पेंडिंग की हो, तो उस कंडीशन में आपस में सेटलमेंट ऑफ मैरिज बनाया जाता है, जिसमें कहा गया ये तय किया जाता है कि आपस में पार्टीज के बीच में क्या क्या लेन देन हो, कौन से राइट वो लेंगे, कौन से राइट को छोड़ेंगे, क्या पैसा लेना देना होगा, यानी कि शादी के खर्चे को डिसाइड किया जाता है। तो उस परिस्थिति में या फिर परिवार के बीच में यदि कुछ बहुत से राइट सभी परिवार को है, तो परिवार में किसी एक को मुखिया बना करके
जो डाउटफुल राइट है किसी एक को दे दिए जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो उसका जो बेनिफिशियरी होगा, यानी कि सेटलमेंट ऑफ मैरिज का जो बेनिफिशियरी होगा, या फिर कंप्रोमाइज ऑफ डाउटफुल राइट्स बिटवीन मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली होंगे, तो उनके जो बेनिफिशियरी होंगे वो भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को ऑब्टेन कर सकते हैं। डी में बताया गया है बट द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन एंटर्ड इनटू बाय टेनेंट बाय लाइफ इन ए ड्यू एक्सरसाइज द पावर द रिमाइंडर मैन। क्या रिमाइंडर मैन क्या होता है, इसको पहले समझ लेते हैं इस वर्ड को, वरना आप नहीं समझ पाएंगे रिमाइंडर मैन का क्या मतलब है। इसको इस तरीके से समझते हैं, एक एग्जाम्पल के द्वारा इस पूरे चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि ए और बी ने कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया और कॉन्ट्रैक्ट में बी को टेनेंट फॉर लाइफ, यानी कि अपनी लाइफ में जब तक बी जिंदा रहेगा तब तक उस मकान का किराएदार रहेगा। उसके मरने के बाद वो मकान जो होगा वो ए को वापस ना होके वो सी को वापस जाएगा और उसको अल्टीमेटली उसको मकान को चला जाएगा। तो यहाँ सी क्या है, सी इज़ ए रिमाइंडर मैन। अगर सी को मकान मिलने में कोई समस्या होती है तो मकान, तो उस ऐसी परिस्थिति में सी जो होगा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को ऑब्टेन कर सकता है। अब ई और एफ में रिविजनल इन पोजीशन और रिविजनल इन रिमाइंडर मैन की बात कही गई है। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। ए रिविजनल इन पोजीशन बट द एग्रीमेंट इज ए कॉवेनेंट इंटर इनटू द प्रीडिसेसर इन टाइटल बट द रिविजनल इज इंटाइटल टू द बेनिफिट ऑफ सच कॉवेनेंट। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले जो इसके जो प्रीडिसेसर थे उन्होंने इस कॉन्ट्रैक्ट को इस प्रकार से बनाया कि रिमाइंडर में पोजीशन प्राप्त हो जाए। अब ये रिविजनर क्या होंगे, पोजीशन क्या होगा, इसको एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। ए और बी ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि अगर बी को मकान ए बेचता है और ये कहता है कि यदि आप इस शर्त का पालन नहीं करेंगे तो ये मकान ए को वापस हो जाएगा। यहाँ पर ए क्या है, रिविजनर इन पोजीशन है। अगर ए को वापस होने में कुछ समस्या आती है तो ए यानी कि रिविजनल इन पोजीशन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को ऑब्टेन कर सकता है। एफ में बताया गया रिविजनल इन रिमाइंडर मैन की बात कही गई है। बट द एग्रीमेंट इज सच कॉवेनेंट एंड द रिविजनल इज एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट देयरऑफ एंड विल सस्टेन मटेरियल इंजरी बाय रीजन ऑफ इट्स ब्रीच। यानी कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ब्रीच होता है, उससे कुछ मटेरियल इंजरी होती है, तो रिविजनल इन रिमाइंडर मैन भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को ऑब्टेन कर सकता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। यानी ए और बी ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि ए बी को एक मकान देता है और ये कहता है कि इन शर्तों के माध्यम से आप मकान को अपने पास रखेंगे, और जैसे ही बी ने उस शर्तों का पालन नहीं किया तो ये मकान जो होगा सी को चला जाएगा। तो यहाँ पर सी क्या हो गया, रिविजनल रिमाइंडर मैन हो गया। अगर सी को मकान मिलने में कोई समस्या आती है तो सी यानी कि रिविजनल रिमाइंडर मैन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को ऑब्टेन कर सकता है। इसके बाद एफ ए जोड़ा गया है, वहाँ भी बताया गया है वेर ए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हैज एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट एंड सब्सिक्वेंटली बिटवीन अमलगेमेशन विद अनदर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप द न्यू लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप व्हिच अराइजेस आउट ऑफ द अमलगेमेशन। यानी ए ने बी से, यानी बी क्या है, बी इज ए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ए ने बी नामक एक एलएलपी से कॉन्ट्रैक्ट किया और बी ने सी नामक एक न्यू एलएलपी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, और इस कॉन्ट्रैक्ट करने के सी नामक कंपनी सी नामक एलएलपी के साथ में अमलगेमेशन कर लिया। तो इस प्रकार एक डी एलएलपी तैयार हो गई। तो ये जो अमलगेमेटेड एलएलपी है इसके भी वही राइट होंगे, वही लायबिलिटी होगी जो पूर्व में जो बी एलएलपी की थी। तो जो न्यू एलएलपी है उसके विरुद्ध भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को, यानी कि वो भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को ऑब्टेन किया जा सकता है। उसी तरीके से अगले क्लास में यानी जी क्लास में कंपनी की बात है गई है। यानी ए ने बी नामक कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया, बी ने न्यू कंपनी के साथ में अमलगमेशन कर लिया। तो उसके बाद जो नई अमलगमेटेड कंपनी बनी उसको भी वही राइट और लायबिलिटी है जो पूर्व वाली कंपनी के राइट और लायबिलिटी थे।
तो जो न्यू एमलगेमेटेड कंपनी है वो भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को ऑब्टेन कर सकती है। एच में बताया गया है प्रमोटर ऑफ कंपनी की बात कही गई, व्हेन द प्रमोटर ऑफ कंपनी हैव बिफोर इट्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द पर्पस ऑफ द कंपनी एंड such contract is warranted by the terms of the incorporation, the company, provided that the company has accepted the contract and communicated such acceptance or the other party to the contract। यहाँ पर प्रमोटर ऑफ कंपनी की बात कही। प्रमोटर ऑफ कंपनी कौन होते हैं? जिनके दिमाग में पहली बार किसी कंपनी को बनाने का आइडिया आता है, जो उस कंपनी को बनाने के लिए सारे संसाधन को जुटाता है, वो प्रमोटर्स भी कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर सकता है। अगर वो प्रमोटर कुछ किसी कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करता है और इंटर होने के बाद वो नई कंपनी परफॉर्म हो जाती है यानी कि बन जाती है, तो उस नई कंपनी के बाद दो ऑप्शन होंगे कि या तो उस कॉन्ट्रैक्ट को स्वीकार करे या अस्वीकार करे। यदि वो स्वीकार करती है तो वो कम्युनिकेट करेगी कि हमने इस कॉन्ट्रैक्ट को स्वीकार कर लिया है, और स्वीकार करते ही उस नई जो कंपनी होगी उसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को ऑब्टेन करने का राइट उसको मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रोमोटर्स थे वो पीछे हो जाएंगे और नई कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। यही पर यहाँ पे बताया गया सेक्शन एच में। तो आज सेक्शन 15 में मैंने समझाने का प्रयास किया कि कौन कौन सी कैटेगरी है जिसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो पहली कैटेगरी क्या थी? एनी पार्टी। दूसरी कैटेगरी क्या थी? उसके रिप्रेजेंटेटिव। तीसरी कैटेगरी क्या थी? सेटलमेंट ऑफ मैरिज के केस में उसके जो बेनिफिशियरी हैं। उसके बाद क्या था? टेनेंट इन लाइफ के केस में रिमाइंडर मैन। फिर रिविजनरी इन पोजीशन और रिविजनर इन रिमाइंडर मैन। फिर न्यू एलएलपी यानी एमलगमेटेड एलएलपी, एमलगमेटेड कंपनी। प्रमोटर के केस में जो न्यू एमलगमेटेड कंपनी बनी है वो, ये सब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो आज आपने देखा, समझने का प्रयास किया कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कौन ऑब्टेन कर सकता है। इन सेक्शन 15 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 को समझने का प्रयास किया गया है। इसके स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के एन सेक्शन को अपने आने वाले लेक्चर में समझने का प्रयास करूंगा, समझाने का प्रयास करूंगा। यदि आपको मेरा चैनल समझ में आता है तो कृपया से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।